नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि व उनकी काव्य कृतियाँ। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि व उनकी काव्य कृति आज की क्लास में हम करेंगे, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में इनकी काव्य कृतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम कर रहे थे आधुनिक काल, और आधुनिक काल में हम जो है भारतेंदु युग से संबंधित प्रमुख तथ्यों को कर रहे थे। तो भारतेंदु युग में हमने भारतेंदु जी हरिश्चंद्र से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित व उनके जीवन परिचय से संबंधित और अन्य जो तथ्य हमने कंप्लीट कर लिए थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथ ही जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन व प्रताप नारायण मिश्र जी के संबंध में भी हमने चर्चा की थी। हमने देख लिया था उनका जन्म जीवन काल क्या रहा और उनसे संबंधित कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रही, जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। तो आज इन तीनों कवियों की काव्य की कृतियों को रिवाइज करते हुए जो है हम बढ़ेंगे थोड़ा और आगे, और अन्य भारतेंदु युग के अंतर्गत जितने भी और अन्य कवि रहे हैं उनकी रचनाओं को, उनकी काव्य कृतियों को हम देखेंगे और उनसे संबंधित और अन्य तथ्यों को भी देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज हम करेंगे भाई पुनीत राय की, जो पुनीत कुमार राय की पुस्तक है एक, जो कि एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत कुमार राय की। काफ़ी अच्छे तथ्य दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट रहेगी ये पुस्तक। हिंदी साहित्य के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की, टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी के लिए मददगार साबित होगी। धीरे धीरे हम पुनीत राय की पुस्तक को भी कंप्लीट करेंगे। साथ ही 2-3 पुस्तकों को हमने टारगेट रखा है कि कम से कम 3-4 बार रिवाइज करते हुए हम जो है अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए भी हम जो है चलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। सफलता का राज क्या होता है? निरंतर अभ्यास। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जो जन्म है 1855 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1923 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु और वर्षा विनोद जो रचना है वो भारतेंदु जी की है, ये आपको ध्यान रखना है। ये और वर्षा बिंदु जो है प्रेमघन जी की है। लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक, दुर्दशा, दत्तापुर, ये जो सभी रचनाएं आपको दिखाई दे रही है, इनको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। ये किनकी है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। उसके बाद बात करें भारतेंदु जी की, तो भारतेंदु जी का जो जन्म है आप सभी को पता है 1850 ईस्वी में इनका जन्म और 1985 में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 35 वर्षों की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई और इनका जो है जीवन काल 35 वर्ष ही रहा। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंगा, जो ये रचनाएं हैं इनकी भारतेंदु जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके बाद बात करें हम, जो हमारा अगला कवि है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी का जो जन्म है आपको पता ही है, 1856 में इनका जन्म हुआ और 1894 में इनकी मृत्यु हो गई। तो देख लेते हैं इनकी रचनाओं के संबंध में भी हम तथ्य। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। मन की लहर काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम और श्रृंगार विलास, प्रताप लहरी, प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है प्रताप लहरी में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें आगे ठाकुर जगमोहन सिंह की, तो ठाकुर जगमोहन का जन्म जो है 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1857 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1899 में इनकी मृत्यु हो गई। ये जो नंबर दे रखे हैं ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी के जो है संख्या है। ये आपको जो है या तो याद कर लेनी है या फिर आपको कहीं
जो है याद ही कर लेनी है, क्योंकि क्या पता परीक्षा में किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछ लिया जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सन क्या है। तो मैंने साथ साथ इनको लिखा भी हुआ है, तो आप इनको एक दो बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये जो है याद हो जाएंगे। कौन से नंबर 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3, 4, 5, 9 तक आप याद कर सकते हो, तो फिर आसानी हो जाती है। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा लेखक है। जगमोहन सिंह के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो श्यामा सरोजनी इनकी रचना है, देवयानी इनकी प्रमुख रचना है। ये 2 रचनाएं जो है जगमोहन जी की हैं। उसके बाद बात करें अंबिका दत्त व्यास की, तो अंबिका दत्त व्यास की जो रचना है वो सबसे पहले अंबिका दत्त व्यास का जब हम जन्म देखें तो 1858 में इनका जन्म हुआ और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। 1858 सॉरी भाई एक सेकेंड 1858 ईस्वी में इनका जन्म हो गया और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? अंबिका दत्त व्यास की। क्योंकि इनको मैं भारतेंदु युग के जन्म पर अधिक बल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित को क्रम वाइज लगाइए, या किसी भी लेखक का जो भारतेंदु युग के जितने भी लेखक हुए हैं ये अपने आप में जो प्रसिद्ध लेखक है, क्योंकि भारतेंदु युग के जितने भी लेखक रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। तो इम्पोर्टेंट कवि रही है सभी के सभी। तो इनके जितने भी जन्म है आपको याद रखने हैं किस लेखक का जन्म कब हुआ। तो डायरेक्ट जो जीवन काल से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1858 में इनका जन्म हुआ अंबिका दत्त का और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। तो देख लेते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, कंसवध जो कि खड़ी बोली की रचना है। इनमें अपूर्ण प्रबंध काव्य। फिर है इनकी अगली जो रचना है बिहारी बिहार, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। बिहारी बिहार जो है किनकी रचना है, किनकी काव्य कीर्ति है, वो है अंबिका दत्त व्यास की। ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड। उसके बाद बात करें भारतेंदु युग के जितने भी ये प्रमुख कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनकी काव्य कीर्तियाँ और अन्य प्रमुख, इनके अलावा और अन्य प्रमुख कवियों की काव्य कीर्तियाँ जब हम देखें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नवनीत चतुर्वेदी की। नवनीत चतुर्वेदी की जो रचना है कुब्जा पच्चीसी, क्योंकि इनमें से भी जो है क्या पता परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए। जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बता ही देती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो है और अन्य तथ्यों को भी हमने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि क्या पता परीक्षा में किस प्रकार से कौन सा तथ्य पूछ लिया जाए। तो इसलिए जो है पुस्तकों के माध्यम से भी जो है हम अपनी तैयारी को जो है सभी तथ्यों को देखते हुए करेंगे। गोविंद गिल्लाई जो है श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि ये इनकी रचना है। राधा मुख छोड़सी, ऋतु षड ऋतु जो ये इनकी रचनाएं किनकी है, ये गोविंद गिल्ला भाई की। फिर है दिवाकर भट्ट की। दिवाकर भट्ट की जो रचना है वो है नखशिख और नवोडा रतन, और नखशिख नाम से कई लेखकों ने रचना की है। उसके बाद बात करें रामकृष्ण वर्मा, बलबीर पच्चीसी नाम से ही पता चल रहा है। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे की है प्यारे प्रबोध, नाम से ही पता चल रहा है। गुलाब सिंह की जो है प्रेम सतसई। फिर है राव कृष्ण देव शरण गोप कवि है जो प्रेम संदेशा। उसके बाद बात करें आगे राधा चरण गोस्वामी की नव भक्तमाल, वेरी इम्पोर्टेंट है। इनमें से जो है ये इम्पोर्टेंट रही है भाई, वेरी IMP लगा लो इसको, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछी गई है। नव भक्तमाल किसकी रचना है, तो राधा चरण गोस्वामी। और भक्तमाल जो है नाभादास जी की है, आपको पता ही है। केवल भक्तमाल जो रचना है वो नाभादास की है, लेकिन नव भक्तमाल जो है राधा चरण गोस्वामी जी की है, ये आपको। और उत्तरार्ध भक्तमाल एक रचना है, उत्तरार्ध भक्तमाल। उत्तरार्ध मैंने आपको बताया था भक्तमाल, ये आपको सॉरी भाई कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बताना है उत्तरार्ध भक्तमाल रचना।
उत्तरार्धवक माल रचना किस लेखक की है, ये आपको बताना है। उसके बाद बात करें हम आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हरिऔध जी की जो है रस कलश इम्पोर्टेंट रचना है, और कृष्ण शतक, ये भी हरिऔध जी की इम्पोर्टेंट रचना है। उसके बाद बात करें वियोगी हरि की, वियोगी हरि की जो है प्रेम शतक, प्रेम पथिक और प्रेमांजलि, वीर सतसई इनकी प्रमुख रचना रही है, और प्रेम पथिक भी इनकी प्रमुख रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, भारतेंदु युग के प्रमुख सतसईकार किन्होंने सतसई लिखी है। भारतेंदु युग के अंतर्गत कई बार पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा सतसई कवि लेखक नहीं है या है। इसमें भारतेंदु युग का इनमें से कौन सा भारतेंदु युग का प्रमुख सतसईकार रहा है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंबिका दत्त व्यास जिसने लिखी सुकवि सतसई, फिर है हरिऔध ने लिखी कृष्ण शतक, वियोगी हरि ने वीर सतसई, गुलाब सिंह ने प्रेम सतसई। ये आप लोगों ने पहले भी रचना ये पढ़ ली थी, ये किस लेखक की है, लेकिन ये क्या है, सतसईकार। इस पॉइंट पर आपको बिल्कुल ध्यान रखते हुए इन चारों पॉइंटों को ध्यान रखना है। किस कवि ने कौन सी रचना लिखी, 4 लेखक रहे हैं ये, और जो ये इन लेखकों की जो आपको जितने भी ये सतसई रचनाएं लिखी हैं इनको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, थोड़ा सा हम और तथ्यों के संबंध में हम देख लेते हैं। तो भारत बार हमासा और देश दशा नामक प्रसिद्ध कविताओं के रचयिता कौन रहे हैं, ये रहे हैं राधा कृष्ण दास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई थे। अगले ही तथ्य में हमें पता चल गया कौन कवि है जो भारतेंदु जी के फुफेरे भाई रहे हैं, वे है राधा कृष्ण दास। उसके बाद भारतेंदु युग के किस कवि ने रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ रची, तो राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु युग में जो है रहीम के दोहों पर जो है कुंडलियाँ रची। उसके बाद जो है उसके अपनी किस कीर्ति में अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों पर कुंडलियाँ छंद में जो है भाव विस्तार किया है, वो है बिहारी बिहार। अभी हमने पढ़ी थी जो अंबिका दत्त व्यास की जो सतसई है वो है बिहारी बिहार। बिहारी बिहार में जो है उन्होंने बिहारी के दोहों पर कुंडलियाँ रची है। उसके बाद बात करें आगे, वियोगी हरि को किस कवि का प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का पुरस्कार मिला। यानी कि वियोगी हरि को किस कवि का प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का पुरस्कार मिला, वो रही उनकी रचना वीर सतसई पर इन्हें कितने रुपए का पुरस्कार मिला, 1200 रुपये का पुरस्कार मिला। उसके बाद अगला जो हमारा तथ्य है वो है देख लेते हैं कि श्री दुलारे लाल भार्गव को किस कीर्ति पर 2000 रुपये का देव पुरस्कार प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देव पुरस्कार, दुलारे लाल भार्गव को 200 रुपये का देव पुरस्कार किस पर प्राप्त है, किस रचना पर प्राप्त हुआ, वो है दुलारे दोहावली, ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद पंडित रामनाथ जोशी को किस कीर्ति पर 2000 रुपये का देव पुरस्कार मिला, तो रामनाथ जोशी को मिला रामचंद्रोदय काव्य पर, नाम से ही आपको जो है आपको आंसर मिल जाएगा इनका। थोड़ा सा आपको जो है रिवाइज करने की ज़रूरत है, ताकि आपको जब परीक्षा में जब ऑप्शन आपको दिखाई दे तो आपको ये ना लगे कि ये हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा। तो जब एक जैसे नामों से ही जो चीज़ें पता चल जाती है, तो केवल जो है हमें पढ़ लेना ही काफ़ी होता है, ताकि जो है हमें समझ हो जाए कि ये तथ्य इसमें दिया हुआ था, पढ़ा हुआ है। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है, अंबिका दत्त व्यास ने अपनी किस कीर्ति को खड़ी बोली में रचा। तो खड़ी बोली की रचना कौन सी अंबिका दत्त व्यास की, वो है इनकी जो कीर्ति रही है वो है कंसवध। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो ये एक प्रबंध अपूर्ण काव्य रहा है कंसवध,
अंबिका दत्त व्यास का। कई बार पूछा जाता है कि कंसवध किसका रचना है, तो अंबिका दत्त व्यास की एक अपूर्ण प्रबंध काव्य रहा है, जो ये रचना जो है खड़ी बोली में रची गई। उसके बाद बात करें आगे, ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति कौन सी रही है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य प्रवृत्ति कौन सी मानी रही है, वो है श्रृंगार और प्रकृति चित्रण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत की किन कीर्तियों का ब्रज भाषा में सरस अनुवाद किया है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत की किन कीर्तियों का ब्रज भाषा में सरस अनुवाद किया है। खड़ी बोली में अंबिका दत्त व्यास की कौन सी रचना थी, वो कंसवध। उसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह की ब्रज भाषा से संबंधित पूछ ली जाए तो ऋतुसंहार और मेघदूत, क्योंकि रचनाओं की भाषा भी पूछ ली जाती है कई बार कि इस रचना की क्या भाषा रही है, किस भाषा में जो लिखी गई, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तथ्यों के माध्यम से ही आपको जो है बार बार जब आप रिवाइज करोगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तथ्यों के माध्यम से ही आपको सभी क्लियर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं में किस कीर्ति में संकलित है। प्रताप नारायण मिश्र की जो प्रतिनिधि कविताएं जो है किस कीर्ति में संकलित है, ये पूछा हुआ है। तो ये है प्रताप लहरी में संकलित, सभी रचनाएं इनकी जो है प्रताप लहरी में संकलित हैं। उसके बाद जो है आगे जो ये पंक्तियों से संबंधित तथ्य है, तो भारतेंदु युग में जितनी भी प्रमुख पंक्तियाँ हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, हम एक क्लास के माध्यम से उनको करेंगे। जैसे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किन्होंने दिया, ये मैंने आपको बताया था, प्रताप नारायण मिश्र। और अभी अन्य जो जितनी भी ये ठाकुर जगमोहन की भारतेंदु जी की पंक्तियाँ हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनको हम एक क्लास के माध्यम से कर लेंगे, क्योंकि अगर पंक्तियों को भी हम ले करके चलेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हमारे सभी तथ्य कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज हम भारतेंदु युग के सभी तथ्यों को करने की कोशिश कर रही है। तो देख लेते हैं आगे जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा क्या होगा कि काल कर्मानुसार भारतेंदु युग के प्रमुख कवि व उनका जन्म, क्योंकि जन्म व कवियों का जन्म तो आप लोगों ने कई कवियों के जन्म तो हमने देख ही लिए, साथ ही जो है किस गांव में हुआ, तो 3 कवियों के संबंध में जब हमने पढ़ा था तो कहाँ पर उनका जन्म हुआ वो तो हमने देख ही लिया था, लेकिन 1-2 और अन्य कवि जो हमारे रह जाते हैं जिनके जन्म के संबंध में पूछ लिया जाता है, उनको भी हम एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का तो आपको पता ही है, 1850 में जन्म, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई और काशी में इनका जन्म हुआ। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का भी आपको पता है कि 1855 में जन्म, 1923 में इनकी मृत्यु हो गई और कहाँ पर, मिर्ज़ापुर में हुआ। उसके बाद बात करें आगे, एक सेकंड भाई, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के जन्म हमने देख लिया 1855 और मृत्यु 1923 जो कि मिर्ज़ापुर में हुआ। अगर जिला पूछ लिया जाए तो आजमगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है 1856 में इनका जन्म हुआ और 1894 में इनकी मृत्यु हो गई। 1856 में इनका जन्म हुआ प्रताप नारायण मिश्र जी का। और इनका जन्म कहाँ हुआ, ये हुआ बेलगांव, जिला उन्नाव। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, जब हमने प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में चर्चा की थी तब हमने कंप्लीट कर लिया था ये। और जगमोहन सिंह का जन्म मैंने अभी आपको बताया था कि 1857 में इनका जो जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु हो गई 1899 में, किनकी, जगमोहन जी की। और विजय रावगढ़ रियासत में इनका, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, ये माना जाता है। उसके बाद जो है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का जब जन्म की बात करें तो आप सभी को पता है अंबिका दत्त व्यास का जो जन्म है 1858 ईस्वी में हुआ। 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और कहाँ पर जन्म हुआ, काशी में। फिर है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास का भी मैंने आपको बताया था, भारतेंदु जी के फुफेरे भाई रहे हैं और 1865 में इनका जन्म हुआ और 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। 1907 में इनकी मृत्यु हो गई और 1865 में इनका जन्म हुआ, किनका, राधा कृष्ण दास का। एक बार से फिर आप फिर है
नवनीत चतुर्वेदी का जो जन्म है 1868 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1919 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो एक बार आप फिर से इनके जन्म के संबंध में आप रिवाइज कर सकते हो। तो देख लेते हैं। तो भारतेंदु जी का जो जन्म है वो 1850 ईस्वी, क्रम वाइज भी अगर लगाने को दे दिया जाए तो ये क्रम वाइज ही लगे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है किस लेखक के बाद कौन सा लेखक आएगा। भारतेंदु जी का जन्म 1850 और मृत्यु 1885 में। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन 1855, मृत्यु 1923 में। और प्रताप नारायण मिश्र 1856 और 1894 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर है जगमोहन सिंह 1857 में इसका जन्म और 1899 में इनकी मृत्यु हो गई। अंबिका दत्त व्यास का 1858 में जन्म हुआ, 1900 में मृत्यु हो गई। फिर है राधा कृष्ण दास 1865 में इनका जन्म हुआ और 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर है नवनीत चतुर्वेदी 1868 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1919 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बात करें आगे भारतेंदु युग के। मेरा भाई मैं ये चाहती हूँ कि आप जितनी बार भी अधिक रिवाइज करोगे आपको उतनी ही जो है आपको उतना ही बेनिफिट होगा। कि मैं चाहती हूँ कि आपके जितने ये तथ्य है, इम्पोर्टेंट तथ्य है, बार बार रिवीजन होती रहे किसी न किसी बहाने से। चाहे प्रश्न उत्तरों के माध्यम से रिवीजन करो या फिर आप जो है सेल्फ स्टडी या किसी बुक के माध्यम से आप इनको रिवाइज करते हुए चलो। क्योंकि इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो तथ्य जब हम कहीं ना कहीं से हम पढ़ते हैं तो अगर हम पढ़ते चले जाएंगे तो पीछे का हम सारा भूल जाते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत होती है बार बार रिवीजन की। इसी से हमारा जो परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम सही आंसर कर पाएंगे। नहीं तो आप चाहे कितना ही भी पढ़ लो, अगर पीछे की चीज़ों को आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अधिक रिवीजन पर बल देते हुए मैं धीरे धीरे जो है हर एक संपूर्ण हिंदी साहित्य को एक साथ लेकर के चल रही हूँ। साथ साथ हम जो है हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं को भी लेते हुए चल रहे हैं। जैसे कि उपन्यास के प्रश्न उत्तर कर लिए या फिर कोई अन्य तथ्य किसी उपन्यास के संबंध में हमने पढ़ लिया या नाटक के संबंध में। और साथ साथ हम हिंदी जो काव्य साहित्य इतिहास का काव्य खंड है उसको भी हम लेते हुए चल रहे हैं और पिछले सालों के प्रश्न उत्तरों को भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक सीरीज हमने चलाई हुई है जिसमें कि हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित प्रश्नों की श्रृंखला है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें एक ऑप्शन के जो हमारा प्रश्न है उससे संबंधित और अन्य तथ्यों को भी बार बार रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। जितनी बार भी आपको रिवीजन होगी और उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ज़्यादा मैं आपको बार बार यही बात बोलना चाहती हूँ कि आप तैयारी करते हुए चलो तो आप जो है चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हुए चलो और एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलो, ये तो आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है वो है नवयुग के किन कवियों और एक बात और कहना चाहती हूँ भाई, मैं कई बार मैं जो बोलते बोलते जो चीज़ें अटक जाती है या वो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत कर आ रही हूँ या कोई बच्चा जिसको ये लगता है कि टाइम वेस्ट है तो आप जो है कहीं जैसे वीडियो ये है बीच में ही जो है छोड़ करके आप अन्य दूसरा भी काम कर सकते हो। क्योंकि एक बच्चे ने बोला था कि मैम आप टाइम वेस्ट करा रहे हो, ऐसा करा रहे हो, वैसा करा रहे हो। तो मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करती कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। तो आप समझ सकते हो जिसने भी बोला था। तो मेरी तरफ से यही उसका आंसर है। तो जिस बच्चे को पढ़ना है, जिसको लगता है कि हाँ हमें इन क्लासेस से मदद मिलेगी या परीक्षा में जो है हम लाभ उठा पाएंगे, तो अवश्य ही मेरी क्लासेस आप देखो। और मैं आपको बहुत ही धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। आप धीरे धीरे बच्चे हमसे जुड़ करके तैयारी कर रही है। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है, भारतेंदु युग के किन कवियों ने बिहारी के दोहों का कुंडलियों में भाव विस्तार किया है। तो कुंडलियों में भाव विस्तार करने वाले बिहारी के दोहों का वे कौन से दो कवि रहे हैं? वे रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और अंबिका दत्त व्यास जी। इन दो कवियों ने जो है कुंडलियों
का भाव कुंडली बिहारी के दोहों का कुंडलियों में भाव विस्तार किया है। आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं तथ्यों को घुमा फिरा कर प्रश्नों को बना दिया जाता है। तो देख लेते हैं, भारतेंदु युग के किस कवि ने ऐतुकांत काव्य रचना की पद्धति अपनाकर दिखाई नहीं दे रहा भाई, एक नया प्रयोग किया है। इसमें आएगा एक नया, आएगा यहाँ पर आएगा, भारतेंदु युग के किस कवि ने ऐतुकांत काव्य रचना की पद्धति अपनाकर एक नया प्रयोग किया है। वो रहे हैं अंबिका दत्त व्यास जी। अंबिका दत्त व्यास ने भारतेंदु युग में के कवि को ऐतुकांत काव्य रचना की पद्धति को अपनाया है और एक नया प्रयोग करके दिखाया है। किन्होंने? अंबिका दत्त व्यास ने। फिर है, भारतेंदु युग के किन कवियों ने बंगला में प्यार और दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किया है। तो बंगला में प्यार और दीर्घ ललित छंदों का प्रयोग किसने किया है? वो किया है भारतेंदु जी ने। प्यार छंद का और अंबिका दत्त व्यास ने दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किया है, जो कि बंगला के ये एक सेकंड, बंगला में प्रयोग किए जाते हैं। एक सेकंड भाई, ये थोड़ा सा हिल रहा है, इसलिए मैं अगला जो तथ्य हमारा देख लेते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन रहे हैं? तो अगर ये पूछ लिया जाए, भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन रहे हैं, हमने रीतिकाल में तो अलंकारवादी कवियों को पढ़ाई है। साथ में भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जितने भी जो है अलंकारवादी कवि रहे हैं उनको हमने देख लिया था। और जो अगर हम भारतेंदु युग में की बात करें, आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग में अगर ये पूछ लिया जाए इनमें से अलंकारवादी कवि कौन है, तो वो है लच्छीराम ब्रह्मभट्ट भी इसका दूसरा अन्य नाम है। अगर इन ऑप्शनों में से ये दो नाम आपको दिखाई दे, एक ही कवि का नाम है ये, तो अगर ये शब्द नाम दिखाई दे तो आप लगा सकते हो सही आंसर। उसके बाद अगला जो हमारा तथ्य है वो है भारतेंदु भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि हमने देख लिया। उसके बाद जो इसकी लच्छी राम भट्ट जी की प्रमुख रचनाएं दी गई है कि कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं लच्छी राम भट्ट की, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मानसिंह अष्टक और प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु और कमलानंद कल्पतरु, जो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? लच्छीराम की। फिर है, भारतेंदु युग के किन कवियों ने बंगाली, गुजराती, मराठी में स्फुट कविताएं लिखी है? तो वे रहे हैं, आपको पता ही है, भारतेंदु और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इन्होंने बंगला, गुजराती, मराठी में स्फुट कविताएं का लेखन भी किया है। साथ ही बढ़ते हैं आगे। भारतेंदु में काव्य क्षेत्र में ब्रजभाषा और खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर किस प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात हुआ? तो इसका मूल कारण क्या था? जिस प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात हुआ था ब्रजभाषा और खड़ी बोली को लेकर भारतेंदु युग के अंतर्गत, तो उसका मूल कारण पूछा हुआ है। तो क्या कारण रहा था? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी जो द्वारा अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा जो खड़ी बोली का आंदोलन किया था। एक सेकंड भाई, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। इस तथ्य का आशय ये है कि जो इस आंदोलन का जो कारण पूछा हुआ है कि कारण क्या रहा, क्या आंदोलन का क्या कारण रहा ब्रजभाषा और खड़ी बोली का प्रयोग करने के में जो
आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, तो उस आंदोलन का कारण क्या रहा। तो अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा खड़ी बोली का आंदोलन जो है कब हुआ था, 1888 ईस्वी में। और इसका जो प्रमुख कारण माना गया है वो ब्रजभाषा और अवधी की जो रचनाएं है हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया था, यही जो है मूल कारण माना गया था। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो तथ्य है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा खड़ी बोली में रचित कविताएं, वो है इनकी मयंक महिमा। फिर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने उर्दू में गज़ल आदि की रचनाएं किस उपनाम से की, आप सभी को पता है, उन्होंने जो है अब्र उपनाम से की है। अब्र उपनाम से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने उर्दू में गज़ल आदि की रचनाएं की थी। और जो रसा नाम से जो रचनाएं की थी वो भारतेंदु जी ने की थी। रसा उपनाम से भारतेंदु जी ने और अब्र उपनाम से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है, आगे हम देख लेते हैं भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित भक्ति रचनाएं। ये पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु युग पूर्व ब्रज भाषा में रचित निम्नलिखित में से भक्ति रचनाएं कौन सी नहीं है, कौन सी है। तो एक बार से हम थोड़ी सरसरी नज़रों से देख लेते हैं ताकि परीक्षा में ये रचनाएं पूछ भी ले जाए ये किस कवि की है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो देख लेते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें एक बार देख लेते हैं। रघुराज सिंह की जो है सुंदर तिलक, पत्रिका, रुक्मणी परिणय, आनंदा निधि और श्रीमद् भागवत, महात्म्य, रामेश्वर, भक्ति विलास, राम रसिकावली। फिर है रघुनाथ दास की राम स्नेही की विश्राम सागर। फिर है सूरदार कवि की, सरदार कवि की। फिर है राम लीला प्रकाश और राम रत्नाकर। फिर है देव कवि, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, इनको हम छोड़ करके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब हम जो परीक्षा में की दृष्टि से थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम करेंगे, क्योंकि बुक में तो बहुत अधिक तथ्य हमें देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट तथ्यों पर ही बल देते हुए हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहती हूँ कि कहीं से कुछ हो मैं आपको कराने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। तो देख लेते हैं भारतेंदु के पिता गोपाल गिरिधर दास जी। उसके बाद देख लेते हैं हम जो है भारतेंदु युग के किस कवि ने उर्दू में कसीदा, शेर, मरसिया की रचना की, वो रहे है प्रताप नारायण मिश्र। ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु युग का प्रधान व सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था मुक्तक काव्य। भारतेंदु युग में रचित प्रबंध काव्य हम देख लेते हैं, एक सेकंड भाई। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के किस ग्रंथों का ब्रजभाषा में अनुवाद किया, तो वो है रघुवंश और मेघदूत का। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश व मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। भारतेंदु के किस कवि ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य के भक्ति सूत्र को तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र व जयंती शीर्षक में से अनुवाद किया है, तो वे रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। गोल्डस्मिथ कृत हर्मिट और जेंट डेंट्स विलेज जो है एकांतवासी योगी तथा उज्जड़ ग्राम के रूप में अनुवाद किन्होंने किया, वो किया श्रीधर पाठक ने। फिर है अंग्रेजी काव्य कृतियों की भाषा तरंग का शुभारंभ किस युग में हुआ, वो हुआ भारतेंदु युग में। अंग्रेजी काव्य की कृतियों का भाषा तरंग जो है यानी कि अनुवाद, अंग्रेजी जो काव्य कृतियाँ है उनका भाषा अनुवाद किस युग में किया जाने लगा, भारतेंदु युग में। फिर है लाला सीताराम भोप द्वारा किन कृतियों का अनुवाद हुआ, वो हुआ मेघदूत और कुमार संभव, रघुवंश और ऋतु संहार। इन कृतियों का लाला सीताराम ने या भूप ने जो इनका उपनाम दिया हुआ है, तो उन्होंने इनका अनुवाद किया। वाल्मीकि रामायण का राम रामायण शीर्षक से अनुवाद किस कवि ने किया, वो किया तोताराम ने। वाल्मीकि रामायण का राम रामायण
शीर्षक से अनुवाद करने वाले कौन कवि हुए? तोताराम। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति रही है? वो रही है भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के अंतर्गत हमें समस्या पूर्ति जो रचनाएं भी देखने को मिलती है। काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की है। उसके बाद लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है, वो है साहित्य मंच रसिक समाज की स्थापना कानपुर में की गई। निजामाबाद यानी कि जिला आजमगढ़ में कवि समाज की स्थापना किसने की? वो की है एक कवि हुए हैं बाबा सुमेर सिंह। बाबा सुमेर सिंह ने जो है आजमगढ़ में कवि समाज की स्थापना की है। उसके बाद कुछ जो समस्या पूर्ति चर्चित पंक्तियां हैं वे देख लेते हैं। पपीहा जब पूछे पीयू कहाँ, प्रताप नारायण मिश्र की, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। फिर है चर्चा जब चली बे की चलाइए ना, प्रेमघन जी की है। पिए पियारे तिहारे, निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती, भारतेंदु जी की है। पूरी अम्मा की कटोरिया चीर निवंजनी रहो विक्टोरिया रानी, तो ये अंबिका दत्त व्यास की है। ये चार ऐसी पंक्तियां हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इनको आपको ध्यान रखना है और बार बार रिवाइज करते हुए कर लेना है। फिर है अंबिका दत्त व्यास की समस्या पूर्ति कविता वर्धनी सभा द्वारा, एक सेकेंड भाई, सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई किस पर? पूरी अम्बी की कटोरिया से चिरंजनी रहो विक्टोरिया रानी। इस कारण जो इन्हें जो है सुकवि की उपाधि दी गई। कवि की इस अंबिका दत्त व्यास को जो है सुकवि की उपाधि दी गई। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सुकवि की उपाधि किस कवि को प्राप्त है, तो वो है अंबिका दत्त व्यास। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, देख लेते हैं पंक्तियों को छोड़ करके और अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं, क्योंकि आधुनिक काल से संबंधित जितनी भी प्रमुख पंक्तियाँ रहेगी वो हम एक क्लास में कर लेंगे। तो देख लेते हैं खड़ी बोली आंदोलन नामक रचना में किसने खड़ी बोली की? मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल और पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल का उल्लेख किया है। वो रहे है अयोध्या प्रसाद खत्री जी, जिन्होंने जो है खड़ी बोली आंदोलन के प्रवर्तक माने गए हैं। उसके बाद बात करें आगे, चरखे की गूंज, चरखा स्त्रोत, असहयोग वीणा और शीर्षक कविताओं से के रचयिता कौन रही है? तो इन कविताओं के रचयिता रहे हैं वियोगी हरि जी। भारतेंदु युग में काव्य क्षेत्र में उपजे ब्रज भाषा खड़ी बोली विवाद में कर्मश्य जो है ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली के पक्षधर कौन रहे हैं? तो उनमें रहे हैं ब्रज भाषा के पक्षधर में शामिल है प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण गोस्वामी, और खड़ी बोली के पक्षधर में जो रहे हैं वे रहे हैं श्रीधर पाठक और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। फिर है भारतेंदु जी के विद्या गुरु कौन रहे हैं? तो भारतेंदु जी के विद्या गुरु रहे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उसके बाद देख लेते हैं तदीय समाज की स्थापना किन्होंने की? जो है 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की गई। किनके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। उसके बाद आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो भागों में विभक्त किया? खंड काव्य और किन दो भागों में विभक्त किया आधुनिक काल को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उन्होंने किया गद्य खंड काव्य, एक तो रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को, एक तो गद्य खंड काव्य और दूसरा काव्य खंड में दो भागों में विभक्त किया है। उसके बाद हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वे माने जाते हैं भारतेंदु जी। हिंदी साहित्य के संदर्भ में नवजागरण के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? तो नवजागरण के अग्रदूत भी भारतेंदु जी माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भारतेंदु योगीन राष्ट्रीयता के दो पक्ष थे, कौन कौन से? देश प्रेम और राजभक्ति। हिंदी की हिमायत
किसकी कविता है? तो हिंदी की हिमायत जो है प्रताप नारायण मिश्र जी की कविता है। हमको उत्तम देश भारत, हमारो उत्तम भारत देश, जो ये पंक्ति है ये राधाचरण गोस्वामी की है। फिर पंक्तियों से संबंधित प्रश्न आ गए, देख लेते हैं। धन्य भूमि भारत सब रतननी की उपजावनी, प्रेम घन जी की है। अचरज होत तुम हो सम गोरे बाजत कोरे, जो ये पंक्ति है ये प्रेम घन जी की है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा देने वाले रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तथ्य है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किन्होंने दी? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। आधुनिक काल को आरंभिक काल कहा जाता है। सॉरी भाई, किस काल को जो है आधुनिक काल का प्रारंभिक काल कहा जाता है? वो रहा है पुनर्जागरण काल, यानी कि भारतेंदु काल। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किन्होंने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और पुनर्जागरण कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। ये आपको ध्यान रखना है। नूरजहाँ किसका प्रबंध काव्य है? वो है गुरु भक्त सिंह का। उसके बाद है काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग के लिए आंदोलन का शुरुआत किन्होंने की? तो काव्य में खड़ी बोलियाँ के प्रयोग के लिए आंदोलन की जो सूत्रपात करने वाले जो विद्वान रहे वे है अयोध्या सिंह उपाध्याय खरियोत जी, जिन्होंने 1888 ईस्वी में जो है खड़ी बोली आंदोलन का सूत्रपात किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, संज्ञा, सांध्य गठन और शीर्षक कविता किसकी है? तो सांध्य गठन जो शीर्षक कविता है वो श्रीधर पाठक की प्रमुख कविता रही है। भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो ये दो रचनाएं हैं भारतेंदु युग और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन रचनाओं के लेखक कौन रहे हैं? भारतेंदु युग जो रचना है वो है 1993 ईस्वी। एक सेकेंड, 1993 नहीं भाई, 43 है, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया। एक सेकेंड, 1943 ईस्वी। जो ये भारतेंदु युग ये रचना है किनकी? रामविलास शर्मा जी की। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से रचना जो है रामविलास शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतेंदु युग और भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक रचना के रचनाकार कौन रही है? रामविलास शर्मा। इस प्रकार से भाई हमने पुनीत राय की पुस्तक के माध्यम से इम्पोर्टेंट तथ्यों को देख लिया है, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है और पूछे भी जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है हम बीच बीच में जो है पुस्तकों का भी सहारा लेते हुए जो अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि मैम एक पुस्तक आप ले करके पुस्तक के अनुसार आप तैयारी करा दीजिए, तो मैं उस पर भी जो है बीच में एक क्लास वीक में हम केवल पुस्तक को पढ़ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। किस प्रकार से आप क्लास चाहते हो, वीडियो आपको कैसी लगी, किस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।